हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सूद स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम तो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद। जी हां दोस्तों, क्या देखेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद को देखेंगे। और आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है कि कोई भी अनुच्छेद आपको रटना नहीं पड़ेगा। 100% ये क्लास में याद होगा और पूरा का पूरा अनुच्छेद हम एकदम ट्रिक से बताएंगे। ठीक है, पूरा ट्रिक से। और ट्रिक भी आपको याद करने वाली ट्रिक नहीं होगी। आप यहाँ पर अंक देखिएगा, 29 देखिएगा, 30 देखिएगा, और 30 में क्या है वो अपने आप आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, चैप्टर क्या है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद। यहाँ पर आर्टिकल्स डाल लीजिएगा, आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के जितने भी अनुच्छेद है सबको। और ये आपका क्या होगा, पार्ट 1 होगा, याद रखिएगा। ये क्या होगा आपका, पार्ट 1। और इससे संबंधित हम 2-3 पार्ट को लेकर आएंगे, क्योंकि एक पार्ट में तो पूरा का पूरा कवर नहीं होगा, लेकिन इससे संबंधित 2-3 पार्ट लेकर आएंगे। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा कवर करेंगे। और पूरा 395 जो अनुच्छेद है हम एकदम ट्रिक से पढ़ेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो मैं आपको 100% बोल रहा हूं कि आप यहां से याद करके जाइएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देख रहे हैं जो आपका पहला अनुच्छेद है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल 1 लिखा है हम लोग। और देखिए अनुच्छेद पहला है क्या है आपका, इसमें आपका दिया है भारत राज्यों के संघ के रूप में अवस्थित होगा। यानी भारत क्या है, भारत जो है राज्यों का संघ है। एक बात बताइए कि हम किसके अनुच्छेदों को पढ़ने जा रहे हैं, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक बात बताइए कि यहाँ पर यानी किसका उल्लेख होगा, यानी प्रथम अनुच्छेद में किसका उल्लेख होगा, भारत का उल्लेख हुआ। स्पष्ट बात है, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला जो अनुच्छेद होगा उसमें किसका उल्लेख किया गया है, तो भारत जो है राज्यों का संघ है। यानी भारत किस प्रकार निर्मित हुआ है, भारत के बारे में ही इसमें क्या किया जाएगा, उल्लेख किया जाएगा, क्योंकि हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को पढ़ रहे हैं। पहला अनुच्छेद किसके बारे में पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद को पढ़ रहे हैं। तो पहला अनुच्छेद में किसका उल्लेख होगा, तो भारत के बारे में उल्लेख होगा। भारत क्या है, तो भारत राज्यों के, यानी भारत राज्यों के संघ के रूप में अवस्थित है, इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 2। अब देखिएगा अनुच्छेद 2 जो है, आर्टिकल जो 2 है वो क्या कह रहा है, नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। अब देखिएगा, मान लीजिए कि अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप 2 भाई हैं और एक ही में है, 2 भाई हैं अगर एक ही में है, तो आप यानी आपके पिताजी का जो जमीन होता है उसको आप सब लोग मिलजुल कर उपयोग करते हैं। लेकिन वही जब बंटवारा होता है तो बंटवारा होने के परिणाम स्वरूप यानी अगर एक भाई अलग हो रहा है तो बोलेगा ना कि भाई मेरा क्षेत्र दो, ठीक है, मेरा क्षेत्र दो, मेरा जमीन दो, ताकि मैं वहां अपना घर द्वार बनाऊंगा। बात समझ रहा है ना। उसी प्रकार जब यहाँ पर क्या कहा, अनुच्छेद 2 जो है, तो अनुच्छेद 2 अब यहाँ पर क्या, इसका अर्थ स्पष्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई कुछ मांग रहा है कि मुझे दो, और कौन मांग रहा है कि नए राज्य। यहाँ पर याद क्या, अनुच्छेद 2 में है कि नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। तो मान लीजिए कि नए राज्यों का अगर क्या होगा, प्रवेश होगा या नए राज्य जब बनेगा तो उसके लिए भूमि चाहिए ना जी, उसके लिए भूमि चाहिए, उसके लिए जमीन चाहिए, तभी तो क्या करेगा, अपने नए राज्य का स्थापना करेगा। मान लीजिए पहले से कोई स्टेट है, ये आपका बिहार है, और यहीं से मान लीजिए कि यहाँ पर भोजपुर को बनाना है, तो ये स्टेट क्या करेगा, बोलेगा कि मुझे क्षेत्र दो, तभी तो। अब ये पहले वाले जो राज्य हैं वो क्या करेंगे, अपने हिस्सा में से ये काट कर, यानी अपना ही जो भूमि होगा उसमें से ये काट कर क्या कर देंगे, ये इनको दे देंगे, तभी तो ये नया राज्य बनेगा। तो ये जमीन मांगेगा ना भाई इनसे कि हमें क्षेत्र बनने के लिए दो। स्पष्ट बात है 2, तो 2 में किसका उल्लेख, नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना का उल्लेख, क्योंकि नया राज्य बन रहा था तो वो पुराने राज्य से क्या कर रहा था, यानी क्षेत्र मांग रहा था। स्पष्ट याद रखना है कि क्या कर रहा था, नए राज्य बनने के लिए हमें क्या चाहिए, जमीन चाहिए। ठीक है, तो जमीन किससे मांग रहा है, पहले वाले राज्य से, पुराने वाले राज्य से, मुझे क्षेत्र दो। तो 2 में क्या, 2 से अनुच्छेद 2 का प्रवेश यानी स्थापना है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए अनुच्छेद आपका 3 है। अब देखिए अनुच्छेद 3 है तो इसमें क्या याद रखेंगे, इसमें है आपका नए राज्यों का निर्माण तथा पुराने राज्यों के क्षेत्र नाम सीमा। देखिए क्षेत्र नाम सीमा में परिवर्तन। अब एक बात बताइए कि यहाँ पर अगर कोई पुराना स्टेट था, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एक स्टेट था, ठीक है, पुराना स्टेट, तो इसका सीमा जो है, मान लीजिए इधर यूपी था तो यूपी से सट रहा था तो उसका सीमा, लेकिन अब यहीं से बीच से कट गया तो अब इसका सीमा में परिवर्तन हो गया। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 3 में कह रहा है कि नए राज्यों का निर्माण, जब नए राज्य का निर्माण होगा तो पुराने राज्यों में 3 चीजों का परिवर्तन होगा, आपको याद रखना है। किन चीजों का परिवर्तन होगा, 3 चीजों का। ये अनुच्छेद 3 में यानी 3 चीजों का पुराना होगा, क्या परिवर्तन होगा, क्या क्या, उसके क्षेत्र में परिवर्तन होगा। क्षेत्र बड़ा था अब 2 भागों में बट गया, ठीक है, क्षेत्र कितना था, बड़ा था तो कितना भाग में बट गया, 2 भागों में, तो क्षेत्र में परिवर्तन। नाम में परिवर्तन होगा, स्पष्ट बात है, नाम में भी परिवर्तन होगा। और यहाँ पर देखिएगा सीमा में परिवर्तन, अब सीमा में भी परिवर्तन हो गया। इधर से यूपी में लग रहा था, अब जो है मान लीजिए कि बिहार का दूसरा भाग टूट कर निकलेगा तो उसी से इसका सीमा साझा करेगा।
ठीक है, तो याद रखना है अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 3 में क्या रखना है कि नए राज्यों का जब निर्माण होगा तो पुराने राज्यों में 3 चीजों का परिवर्तन होगा, यानी क्षेत्र में परिवर्तन होगा, उस 2 भागों में बट जाएंगे, और नाम में परिवर्तन होगा, इसका नाम अलग रख दिया जाएगा, इसका नाम अलग हो गया, उसके बाद सीमा में परिवर्तन होगा, इसका बॉर्डर यानी दूसरे राज्य से लग रहा था अब उससे ना लगकर यानी जो निर्मित हुआ है उससे इसका सीमा लगेगा, 3 चीजों में क्या होगा परिवर्तन होगा। तो याद रखना है, सीधी सी बात है। पहले अनुच्छेद में क्या भारत के बारे में उल्लेख किया है, दूसरे अनुच्छेद में यानी दूसरा राज्य जो है वो क्या कर रहा था, अपना क्षेत्र मांग रहा था बढ़ने के लिए, क्योंकि नया राज्य की स्थापना होना है तो जमीन तो चाहिए, तो वो मांग रहा था मुझे क्षेत्र दो, ठीक है। तो 2 में नए राज्यों के प्रवेश के लिए या प्रवेश या स्थापना के बारे में, ठीक है। 3 में हम देख रहे हैं कि जब नया राज्य बनेगा तो उसके लिए क्या चाहिए, पुराने राज्यों, जब नए राज्य का निर्माण हो गया तो उसमें अब उसके बाद क्या होगा, यानी पुराने जो राज्य है उसके क्षेत्र में परिवर्तन होगा, नाम में परिवर्तन होगा और सीमा में परिवर्तन होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनुच्छेद जो है 4। अब 4 में किस चीज का वर्णन किया गया है, तो देखिए अनुच्छेद 4 में जो है 4 काम होगा, यानी अनुच्छेद 3 में क्या हो रहा था, पुराने राज्य में एक में क्षेत्र, दूसरा नाम और तीसरा सीमा, लेकिन अनुच्छेद 4 में कितना काम होगा, तो अनुच्छेद 4 में 4 काम होगा। कौन कौन सा काम होगा, तो याद रखना है कि प्रथम, अब देखिए अनुच्छेद 4 है तो अनुच्छेद 4 का तो उल्लेख नहीं करेगा, यहाँ पर अनुसूची आ जाएगा, ठीक है। तो 1 और 4 यानी अनुसूची 1-4 का संशोधन, उसके बाद अनुच्छेद 2-3 के अधीन बनाई गई विधियां, यानी 4 काम। अनुच्छेद 4 में कितना काम, 4 काम होगा। क्या क्या, यानी अनुसूची प्रथम और चतुर्थ, पहला और चौथा अनुसूची का संशोधन किया जाएगा। संशोधन हो सकता है किसके अनुसार, यानी चौथे अनुच्छेद के अनुसार, ठीक है। और अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियों का उल्लेख, ये किसके अंतर्गत होगा, अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 4 में कितना काम, 4 काम। क्या क्या, एक बार बताइए, आप लोग आंख बंद करके बताइए, अनुच्छेद 4 में कौन कौन काम, 4 काम होगा। तो देखिए अनुच्छेद 4 का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 4 तो इसमें आएगा नहीं, तो स्पष्ट आप समझिए कि अनुसूची होगा। तो अनुसूची 1 और 4 क्या रखना है, अनुसूची 1 और 4 का संशोधन अनुच्छेद 4 के तहत होगा। उसके बाद अनुच्छेद 2 और 3, क्योंकि ये नहीं आ रहा है इसमें, तो अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियों का उल्लेख, ठीक है। ये तो देखिए 1 2 3 4 स्पष्ट है, अनुच्छेद 4 में 4 काम होंगे, अनुसूची 1, उसके बाद अनुसूची 4, उसके बाद अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, ये आपका आता है अनुच्छेद 4 के अंतर्गत। सिंपली से आपको याद करना है, ठीक है। हम देखेंगे अनुच्छेद 5। अब देखिए अनुच्छेद 5 में क्या है, यानी संविधान के परम्पर नागरिकता। अब देखिए इसमें 5 में नाग आ रहा है, तो आपको याद रहेगा नाग पंचमी, जानते हैं नाग पंचमी, नाग पंचमी मनाते हैं हम लोग। नाग पंचमी जिस दिन यानी बालू उलू फुकवा को और क्या किया जाता है, यानी घर में छिटा जाता है, ठीक है। तो नाग पंचमी याद रखना है, नाग से नाग पंचमी। अच्छा मान सकते हैं कि नाग जो होता है वो पंचमुखी होता है, नाग क्या होता है, पंचमुखी होता है, ठीक है। शेषनाग में कितने मुख होता है, 5 होगा, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, यानी 5 देखिएगा, यानी पंचमुखी होता है, 1 2 3 4 5। तो पंचमुखी नाग कितना होता है, यानी पंचमुखी होता है, या नाग पंचमी, कोई भी आप ट्रीज को याद कर सकते हैं। आप देखिएगा पंच से हो जाएगा अनुच्छेद 5 और नाग से हो जाएगा नागरिकता। क्या, पंच से अनुच्छेद 5 और नाग से क्या हो जाएगा, नागरिकता। तो याद रखना है, यानी अनुच्छेद 5 में संविधान के परम्पर नागरिकता का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 5 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है, ठीक है। संविधान के परम्पर नागरिकता याद रहेगा, पंचमी नाग पंचमी याद रखिएगा, नाग से नागरिकता, 5 से यानी अनुच्छेद 5 नागरिकता का उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 5 में। उम्मीद करता हूं आपको ये सभी ट्रिक याद हो गए होंगे, अनुच्छेद याद हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 6। तो देखिए अनुच्छेद 6 में क्या है, भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, यानी भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इससे स्पष्ट ये हो रहा है कि कोई व्यक्ति यानी दूसरे देश की नागरिकता को छोड़कर भारत आ रहा है तब यहाँ की नागरिकता उसको दिया जा रहा है, बस समझ रहा है ना। तो छोड़कर, अगर दूसरे देशों की, जो दूसरा देश है, दूसरा देश की नागरिकता को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, छोड़ से याद रखना है 6, छोड़ रहा है तो छोड़ना से क्या याद रखना है 6, बस बात याद रखेगा ना, रहेगा ना। यानी अनुच्छेद दूसरे देशों की नागरिकता को छोड़ कर आ रहा है तब तो भारत में नागरिकता मिलेगी, तो छोड़ना से क्या याद रखना है 6, यानी भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, यानी दूसरे देश की, जब भारत को आ रहा है इसका मतलब दूसरे देश में रहता होगा, और वहां की नागरिकता को छोड़कर यहां पर आ रहा है, तो छोड़ना से याद रखना है 6। तो अनुच्छेद 6 में किसका उल्लेख, तो भारत आने वाले व्यक्तियों को, यानी दूसरे देश को छोड़कर भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो ये भी आपको क्या हो गया होगा, याद हो गया होगा, ठीक है। आप लोग बाबू वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूं, एक चीज को 2-2 बार बोलता हूं ताकि आप एक बार में न सुने तो 2 बार में इसी बात को सुनकर आप क्या कर लीजिएगा, जरूर आप
याद कर लीजिएगा, आपके दिमाग में बातें बैठ जाएगी। मुझे स्लो पढ़ाने का मतलब भी मोटिव ये नहीं रहता है कि मैं वास्ट टाइम बढ़ाऊं, ये मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है कि जितना धीरे धीरे आप पढ़िएगा उतने धीरे धीरे आपके दिमाग में ये चीजें बैठेगी और वो लंबे समय तक रहेगी। ठीक है, अब देखिएगा कितना हो तेजी में पढ़ लीजिए, तेजी में जितना तेजी से आप ग्रहण कीजिएगा उतना तेजी से भूल जाइएगा। ठीक है, इसलिए प्रयास कीजिए एकदम शांत मन होकर। अगर कोई काम कर रहे हो, खाना बना रहे होंगे या कोई काम करके फिर ये देख रहे होंगे तो उस तरह मत कीजिए, एकदम एकाग्र मन से एकाग्रचित होकर यानी फोकस करके यहाँ पर ध्यान देकर उसके बाद आप पढ़िए। आपको मैं पूरा दावे के साथ बोल रहा हूँ कि एक बार ही अगर मन से देख ले रहे हैं तो पूरा, अभी मान लीजिए 40 आपका 50-60 अनुच्छेद लेकर मैं आया हूँ तो पूरा का पूरा आपके दिमाग में अभी मात्र आधा घंटा के अंतर्गत ये सभी चीज क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप एकदम दिल से मन से लग जाइए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अनुच्छेद क्या है, 7 है। तो 6 तो याद हो गया यानी दूसरे देशों को छोड़कर। उसके बाद क्या है 7, अनुच्छेद 7। देखिए 7 में क्या याद रखना है, यानी पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। तो मान लीजिए कि हम जानते हैं कि 1947 में क्या हुआ था, भारत का विभाजन हुआ था, भारत पाकिस्तान का। तो जो सच में भारतीय थे, ठीक है, जो सच में भारतीय थे, अपने आप को भारतीय मानते थे, वो भारत के साथ थे उस समय, भारत के विभाजन के समय। लेकिन जो भारत के साथ खड़े नहीं थे वो पाकिस्तान चले गए। हम लोग भारत के साथ खड़े थे, हम लोग भारत में हैं। ठीक है, और जो भारत के साथ, साथ माने साथ, देखिए मैं ट्रिक बोल रहा हूं। मान लीजिए भारत जाने वाले तो कौन गए, भारत से जाने वाले या पाकिस्तान जाने वाले, तो कौन गए पाकिस्तान, जो भारत के साथ खड़े नहीं थे। याद रखना है कि जो व्यक्ति विभाजन के समय भारत के साथ खड़ा नहीं था वो पाकिस्तान चला गया। ठीक है, तो उनके बारे में नागरिकता की बात की गई है। ठीक है, 7 भारत के साथ, 7 से याद रखना है 7 भारत के साथ खड़ा नहीं था तभी तो पाकिस्तान चला गया। भारत के साथ खड़ा होता तो भारत में रहता। भारत के साथ हमारे साथ याद रखना है कि पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। तो पाकिस्तान कौन गए, यानी 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ और जो व्यक्ति भारत के साथ खड़े नहीं थे बल्कि पाकिस्तान के साथ खड़े थे, उनके लिए नागरिकता की उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 7 में। क्लियर, तो अनुच्छेद 7 में क्या याद रखना है, पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों का नागरिकता का उल्लेख किया गया है। क्लियर, क्योंकि जो पाकिस्तान गए वो भारत के साथ खड़े नहीं थे, साथ खड़े नहीं थे, 7 मतलब 7, अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, स्पष्ट याद हो गया होगा। नेक्स्ट अनुच्छेद है 8, अनुच्छेद जो 8 है, 8 में भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता की बात की गई है, भारत के बाहर। अब देखिए ऐसे भी व्यक्ति है जो भारत के तो है लेकिन विदेश में रहते हैं, दूसरे देशों में रहते हैं। जैसे आप देखिएगा आपके घर में भी लोग होंगे जो बाहर जाकर काम करते होंगे और वहीं पर मतलब नौकरियों की अच्छी मिल गई, वहीं पर रह रहा है, लेकिन उनके दिल में आज भी कौन निवास करता है, भारत ही निवास करता है। ठीक है, तो वैसे व्यक्ति जो भारत के तो है लेकिन विदेशों में रहते हैं, इसका मतलब उनका हाथ हमारे हाथ में है, उनका हाथ हमारे हाथ में है, उनका हाथ यानी वो हमारे साथ है लेकिन विदेशों में मजबूरी बस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या याद रखेंगे कि यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। वैसे व्यक्ति जो भारत के, जो हमारे, उनका हाथ हमारे हाथ में तो है लेकिन वो बाहर रहते हैं, वो बाहर रहते हैं लेकिन उनके दिल में क्या है, भारत बसता है। तो माने उनका हाथ हमारे हाथ में है, उनका हाथ हमारे हाथ में है। तो हाथ माने 8 याद रखना है, हाथ माने 8, हाथ माने क्या 8, 8 यानी अनुच्छेद 8। क्लियर, याद रहेगा। उनके लिए नागरिकता, वैसे व्यक्ति जो विदेश में रहते हैं उनके लिए नागरिकता। तो मतलब विदेश में रहते हैं लेकिन आज भी वो भारत को ही अपना देश मानते हैं, यानी उनका हाथ हमारे हाथ में है, यानी भारतीय के हाथ में है। ठीक है, लेकिन मजबूरन वो क्या करते हैं, विदेश रहते हैं। ये थोड़ा सा कहानी आपको याद रखना है। ठीक है, या उनका हाथ हमारे ऊपर है, तो हाथ माने 8, हाथ माने 8। तो अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का उल्लेख किया गया। अब देखिए अनुच्छेद 9 है, ये क्या है 9। तो 9 में क्या है, यानी विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना। अगर आप मान लीजिए कि दूसरे देश की नागरिकता ले रहे हैं तो स्पष्ट है कि भाई तब जाओ तुम वहीं रहो, यहाँ की नागरिकता छोड़ दो। बस समझा है ना, कि अगर यानी कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो यहाँ का नागरिकता नहीं रहेगा, अब वहां यहाँ का यानी भारत का नागरिक नहीं रहेगा। न होना, न होना, न होना माने न, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है, स्पष्ट लिखा है, इसी में लिख दिया है न होना, न होना माने न कर देना है। ठीक है,
क्या, विदेशी राज की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना। अगर आप विदेशी राज की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो आपकी नागरिकता नहीं रहेगी। कहाँ की नागरिकता नहीं रहेगी? भारत की नागरिकता नहीं रहेगी। ना मतलब नौ, ना मतलब नौ। तो अनुच्छेद 9 में किसका उल्लेख किया गया है? विदेशी राज की। ध्यान से सुनिएगा, विदेशी राज की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता का न होना, न होना, नौ नौ, अनुच्छेद 9, ये है इंपॉर्टेंट इसमें कीवर्ड। ठीक है, अनुच्छेद 9 यानी विदेशी राज की नागरिकता आप लेते हैं तो अनुच्छेद 9 के तहत आपकी नागरिकता जो है भारत से समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 10 जो है नागरिकता के अधिकार का बना रहना। अब देखिए 10 से एक चीज हम लोग याद करेंगे। 10 से क्या याद रखना है आपको? दास। 10 से क्या याद रखिएगा? दास। अगर कोई व्यक्ति किसी का दास बन जाता है, गुलाम बन जाता है, कोई किसी का गुलाम नहीं होता। आज के जमाने में कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता, कोई किसी का दास नहीं बना सकता। ठीक है, सबको अपनी स्वतंत्रता है, सभी लोगों को अपनी गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राचीन काल में हम जब देख रहे थे कि दास व्यापार हो रहा था, दास व्यापार होता था ना, दास प्रथा चल रही थी, तो उस समय जब कोई व्यक्ति को अगर आप दास बना लेते थे तो क्या होता था, यानी उनकी मौलिक अधिकार जो है पूर्ण रूप में क्या हो जाती थी? समाप्त हो जाती थी। यानी 10 में आप देखिए नागरिकता के अधिकार का बना रहना। तो जब किसी व्यक्ति को क्या करते थे? आप दास बना लेते थे, उनके मौलिक अधिकार जो है या उनकी जो भी अधिकार है स्पष्टतः उनका पूरा का पूरा अधिकार जो है वो समाप्त हो जाता था, क्योंकि वो किसी व्यक्ति का क्या हो गया है? गुलाम हो गया है। लेकिन हमारे भारतीय संविधान ने कहा है कि नहीं, अब दास का मौलिक अधिकार या नागरिकता जो भी है वो क्या रहेगी? बनी रहेगी। उसके साथ ऐसा, मान लीजिए कि यहाँ से कोई व्यक्ति गया विदेश में काम करने, ठीक है, विदेश में काम करने गया तो अब वहां पर किसी का दास बन गया, तो ये मतलब नहीं कि भाई उसकी नागरिकता क्या कर दी जाए? समाप्त कर दी जाए। मतलब दास बन जाने के बाद भी आपकी नागरिकता क्या होनी चाहिए? यहाँ की बनी रहनी चाहिए। बस यही तो बात याद रखना है। दास से याद रखना है 10, दास से क्या याद रखना है? अनुच्छेद 10। क्लियर? यानी अनुच्छेद 10 क्या कर रहा है कि नागरिकता के अधिकार का बना रहना। तो याद रखना अनुच्छेद 10 माने दास याद आ जाएगा। और दास समझ लीजिए यहाँ से कोई विदेश में काम करने गया और वहां किसी का दास बन गया, गुलाम बन गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत की नागरिकता उसको क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी, यानी उसकी नागरिकता जो है बनी रहेगी। तो दास माने 10 और इसका उल्लेख यानी नागरिकता के अधिकार के बने रहने का उल्लेख किसमें किया गया है? अनुच्छेद 10 में किया गया है। स्पष्ट है, आपको याद हो गया होगा। जब अनुच्छेद 10 आएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा, हाँ दास गया था विदेश काम करने, वहीं पर क्या हो गया? गुलाम बन गया, फिर भी भारत से उसकी नागरिकता बनी रही। माने नागरिकता का अधिकार का बना रहना अनुच्छेद 10 में वर्णन किया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 11 में है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय। ये है कीवर्ड, विनिमय। तो विनिमय मतलब क्या होता है? लेन देन। विनिमय मतलब क्या होता है? लेन देन। अब देखिए लेन देन किससे होता है? एक हाथ से लो, एक हाथ से दो। हम लोग बोलते हैं ना कि दोनों हाथ से ताली बजता है, एक हाथ से ताली नहीं बजता है। मतलब समझ रहे हैं? आप किसी को कुछ दीजिएगा तो वो आपको कुछ देगा। ठीक है, यानी आदान प्रदान। तो लेन देन, एक हाथ से लो और दूसरे हाथ से क्या करो? दो। एक हाथ से लो और दूसरे हाथ से दो, माने लेन देन। देखिए एक हाथ से लेना, दूसरे हाथ से देना, लेना देना। तो एक एक क्या हो गया? लेन देन। एक हाथ से लो, दूसरे हाथ से दो। विनिमय माने हाथ से लेन देन। तो एक हाथ से लेंगे, एक हाथ से देंगे। तो एक हाथ कितना हो गया? 2 हाथ हो गया। तो 2 1 1 2। तो अनुच्छेद 11 क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 11। तो याद रखना है अनुच्छेद 11 में किसका? यानी संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विनिमय। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विनिमय या विधि द्वारा विनिमय। याद रहेगा, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विनिमय। अब विनिमय जैसे याद होगा तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि हाँ लेन देन मैंने एक हाथ से लेना, दूसरे हाथ से देना। तो एक हाथ 11 हाथ। अनुच्छेद 11 में क्या हो जाएगा? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का क्या बोल सकते हैं? विनिमय। सीधी सी बात है अनुच्छेद 11 में। नेक्स्ट है 12, यानी अनुच्छेद 12 में किसका उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। क्या? राज्य की परिभाषा। एक बात बताइए कि अगर हम बोले कि भारत की परिभाषा आप लिखिए, भारत की परिभाषा अगर आप लिखने बैठिएगा तो भारत में कितने हैं? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 8 16 यानी 36 सब हो जा रहा है। तो इतना बड़ा राज्य है, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? लिखने जब बैठिएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा इसका परिभाषा। यानी भारत का परिभाषा अगर लिखने बैठिएगा तो परिभाषा क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। और बहुत बड़ा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति, लिंग वगैरह पाई जाती है और सबका भाषा, खान पान, ठीक है,
शिक्षा संस्कृति सबका अलग अलग है। तो अगर इनकी परिभाषा आप लिखने बैठिएगा तो परिभाषा क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। बड़ा माने 12, बड़ा माने 12। अनुच्छेद 12 में किसका उल्लेख हुआ है, राज्य की परिभाषा, भारतीय राज्य की परिभाषा। अगर आप लिखने बैठे तो बहुत बड़ा परिभाषा होगा, क्योंकि भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका परिभाषा अगर आप लिखिएगा तो परिभाषा बहुत बड़ा होगा। बड़ा माने 12, अनुच्छेद यानी राज्य की परिभाषा का उल्लेख किसमें किया गया है, अनुच्छेद 12 में किया गया है ना दमदार ट्रिक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अनुच्छेद आपका 13। तो देखिए अनुच्छेद 13 में क्या है, 13 से एक हम लोगों को कीवर्ड याद रखना है, तारना। 13 से तरना यानी तारना, 13 यानी तरना। तरते हैं किस चीज को, जैसे मछली को तरते हैं ना, प्याज को तरते हैं, तलना तरना, प्याज को तरते हैं, टमाटर को तरते हैं। तो तरने के बाद अगर हम प्याज को मान लीजिए कि तावा पर रखकर तर रहे हैं, तो प्याज को तरने के बाद देखिएगा इतना बड़ा, इतना ज्यादा प्याज था और वो क्या हो जाएगा, अल्प हो जाएगा, माने क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, माने अल्पीकरण हो जाएगा। प्याज का क्या हो जाएगा, अल्पीकरण हो जाएगा। अल्प माने जब हम किसी भी चीज को तारते हैं तो क्या हो जाता है, वो अल्पीकरण हो जाता है, माने वो कम हो जाता है। तो यहां पर याद रखिए अनुच्छेद 13 में क्या है, मूल अधिकारों से यानी मूल अधिकारों का क्या, अल्पीकरण, मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने की विधि। ठीक है, असंगत या अल्पीकरण करने की विधि, आप कुछ भी याद कर सकते हैं। मूल अधिकारों का क्या, अल्पीकरण करने की विधि। तो देखिए जब किसी अल्पीकरण करने की विधि क्या है, तारना। अगर किसी चीज को अल्प करना होगा, कम करना होगा, तो हम उसको तरना शुरू कर देंगे आग पर रखकर। तो आग पर रखकर जब तरना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने आप अल्प हो जाएगा। प्याज को हम लोग जब तरना शुरू करते हैं तो बेचारा, आप लोग देखते हैं मांस में डालते हैं 2 किलो प्याज डालते हैं, सब बेचारा रसोई में खत्म हो जाता है, सिरुआ बन जाता है, कहानी खत्म। कोई प्याज वाला उगता है, नहीं उगता है, क्योंकि उसका अल्पीकरण हो गया है। ठीक है, तो याद रखना है अल्पीकरण। अनुच्छेद 13 मैंने तरना याद रखना है, और मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां। ठीक है, याद हो गया अनुच्छेद 13 में किसका, तो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। तो अल्पीकरण करने वाली के हम क्या करेंगे, याद रखिएगा, यानी तरेंगे। तरह से क्या हो जाएगा, तरह से 13, तरना से क्या हो जाएगा 13, यानी तरह से 13। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनुच्छेद जो है 14। तो अनुच्छेद 14 में किसका उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 14 में है, आप देखिए यहां पर, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद क्या है, 1-4। ठीक है, और क्या, समानता का बात कर रहा है, विधि के समक्ष, कानून के समक्ष समानता। एक बात बताइए कि भारत में कौन कौन से लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम भाई भाई, है ना। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है और ईसाई है। 4 लोग हैं प्रमुख रूप से, है तो बहुत सारे लोग, लेकिन 4 लोग प्रमुख रूप से है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम भाई भाई। माने चारों है, लेकिन चारों क्या है, एक है। चारों क्या है, समान है, माने 1-4। तो चारों है, हम 4 हैं, दिखाई देते हैं 4, लेकिन जब आ जाती है इंडियन की बात तो हम क्या होते हैं, एक हैं। हम में कोई विभिन्नता नहीं है, हम में कोई अंतर नहीं है, हम सभी क्या है, समान है। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, आजादी की लड़ाई में सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और अंग्रेजों को छक्का छुड़ा दिया था। तो उस समय हम क्या थे, हम चारों एक थे। आज भले ही कुछ राजनेताओं के चलते हम लोगों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अगर हम सही होंगे तो कभी भेदभाव किसी में किसी के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि हम बचपन से, शुरू से, हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वज एक साथ रहे हैं, कोई कुछ नहीं हुआ। आज हम कुछ नेताओं के बातों में आकर उल्टा सीधा कदम क्यों उठाएंगे, मैं समझ रहा है ना। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम भाई भाई। तो हम 4 अलग अलग हैं, लेकिन चारों क्या है, एक है। तो 1-4-14, 1-4-14। 14 में क्या है, विधि के समान समानता। ये भी याद कर सकते हैं कि विधि के समान, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी लोग विधि के सामने, यानी हमारे संविधान के सामने क्या होते हैं, समान होते हैं। इस तरह भी याद कर सकते हैं, यानी हमारे विधि के सामने, हमारे क्या,
विधि के सामने, हमारे संविधान के सामने सभी लोग हमारे विधि के समक्ष, यानी सभी लोग क्या होते हैं, समान होते हैं। किसी को हमारा संविधान जो है, अगर कोई हिंदू मर्डर कर दिया है तो उसको 2 साल का सजा नहीं देगा, कोई मुस्लिम मर्डर किया है तो उसको फांसी नहीं देगा, कोई ईसाई किया है तो उसको 4 साल का सजा नहीं दे सकता है, कोई मतलब धर्म के आधार पर किसी की सजा को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता है। जो भी इसमें चाहे कोई भी जाति का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप जो गलती कीजिएगा उसी को आपका सजा दिया जाएगा। ये हमारा संविधान का होता है, यानी हमारे विधि, हमारे कानून के समक्ष सब लोग क्या है, समान है। तो ये 1-4 है ना, ये भी याद रखिएगा। ये इसका उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 14। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई, माने चारों क्या है, हम चारों एक है, यानी चारों क्या है, यानी विधि के समान। ये चारों क्या है, विधि के समक्ष एक है, ये नहीं बनता है अलग अलग, ठीक है। इसलिए 1, 4, 14 और 14 में विधि के समक्ष समानता। चलिए याद हो गया होगा। मैं ये देखिए एक बात को बार बार मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके दिमाग में हर चीज एकदम फिट बैठ जाए। फिर कितना हूं आप प्रयास भी कीजिए डिलीट करने का, लेकिन क्वेश्चन जब सामने आए तो मारिए आंख मूंद कर टिक कीजिए और बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15 में देखिए, धर्म, लिंग, जाति, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा। प्राचीन काल में, पुराने समय में हम लोग देखे थे, पुराने समय में लोग, एक धर्म के लोग, पहले बहुत पहले क्या होता था, थोड़ा सा जाति में हम बात कर रहे हैं, एक धर्म के लोग या एक जाति में भी, जाति के लोग ये क्या करते थे, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के हाथ से छुआ हुआ पानी नहीं पीते थे, अस्पृश्य मानते थे दलितों को, ठीक है, अछूत मानते थे और उनके हाथ से छुए हुए पानी को नहीं पीते थे। जाति में भी ऊंच नीच था, यानी छोटे जाति के लोगों का से छुआ हुआ पानी, हाथ से छुआ हुआ पानी नहीं पीते थे, ठीक है। लिंग के आधार पर भी भेदभाव था। महिलाओं को मंदिर में जाने पर क्या था, प्रतिबंध था। महिलाएं यानी धार्मिक पुस्तकों को नहीं पढ़ सकती थी। ये सब भेदभाव था। कब था, प्राचीन समय में, प्राचीन काल में, ठीक है। तो ये धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर छुआछूत ये सब प्रचलित था। तो क्या, यानी एक धर्म के लोग, याद क्या रखना, ठीक, यानी एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के हाथ से छुए पानी द्वारा नहीं पीते थे। पानी दिया हुआ, यानी पानी अगर मान लीजिए कि हम लाकर दे दे, पानी दे दे तो नहीं पीते थे, यानी पानी द्वारा नहीं पीते थे। एक जाति जो उच्च है और दूसरे जाति निम्न है तो उसके द्वारा दिया हुआ पानी यानी पानी द्वारा नहीं पीते थे। तो पानी द्वारा माने 15, पानी द्वारा माने 15, यानी पानी दे रहा था नहीं पी रहा था, पानी दे रहे थे नहीं पी रहा था, यानी छोटी जाति उच्च जाति से नहीं पी रहा था। तो याद रखना है, क्योंकि क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो याद रखिएगा, एक धर्म से दूसरे धर्म, एक जाति से दूसरे जाति में, ठीक है। तो याद रहेगा, यानी पानी द्वारा, अनुच्छेद 15 में धर्म, लिंग, जाति, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध कर रहा है हमारा संविधान। बोल रहा है कि नहीं, ये पहले चलता होगा लेकिन अब नहीं चलेगा। तो याद रखना है कि यानी अछूत जिनको माना जाता था, यानी दलित लोग पहले पानी देते थे, पानी द्वारा, तो जो उच्च जाति के लोग हैं वो नहीं पीते थे, यानी उसके साथ भेदभाव करते थे। तो 15 से 15 अनुच्छेद, ये सबका निषेध यानी सब पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में लगाया गया है, अनुच्छेद 15 में, ठीक है। यहाँ पर सब पर क्या किया, प्रतिषेध कर रहा है, मना कर रहा है, क्लियर। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16 में याद रखना है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन, मान लीजिए कि लोक नियोजन भारतीय प्रशासन हो गया, और मान लीजिए कि आपका प्रशासनिक लोक सेवा में अगर किसी को, यानी गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग, और इसमें किसी को जॉब करने का मौका मिले, इसमें किसी को जॉब करने का क्या मिले, अवसर मिले तो कोई छोड़ना चाहेगा, कोई छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। छोड़ना से 16 छोड़ना कोई छोड़ेगा जी, नहीं छोड़ेगा ना। मान लीजिए कि लोक सेवा आयोग के अंतर्गत किसी को जॉब करने का, किसी को नौकरी करने का मौका मिले तो कोई छोड़ना चाहेगा, नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो याद रखना है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो याद करना है, लोक नियोजन यानी लोक प्रशासन के अंतर्गत किसी को नौकरी करने का अवसर मिले तो कोई छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। छोड़ना से 16, अवसर को छोड़ना नहीं चाहेगा,
छोड़ अवसर यानी नहीं छोड़ेगा, तो छोड़ना से 16, ठीक है। और क्या अवसर, यहाँ पर देख लीजिए लोक नियोजन में यानी अवसर यानी क्या, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 17, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अब देखिए अस्पृश्यता मैंने अभी हम बताया कि छुआछूत, अस्पृश्यता मतलब क्या, छुआछूत होता है, ठीक है, छुआछूत। अब देखिए समाज में जो व्यक्ति छुआछूत को क्या करता है, मानता है या छुआछूत को बढ़ावा देता है, ठीक है, बढ़ावा देता है, वो समाज के लिए क्या है, शत्रु है। क्या है, शत्रु है। जो समाज में छुआछूत को बढ़ावा देता है, जो यानी उच्च नीच को मानता है, जो जाति पाति को मानता है, वो समाज के लिए क्या होता है, शत्रु होता है। उसके जैसा कोई शत्रु नहीं है। वो इंसान को इंसान के साथ क्या कर रहा है, बांट रहा है, तो सबसे बड़ा शत्रु हुआ ना। तो आपको याद रखना है कि शत्रु माने क्या, 17, शत्रु माने 17। तो छुआछूत यानी किसके में वर्णन हो जाएगा, अनुच्छेद 17 में। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद यानी अस्पृश्यता, अस्पृश्यता माने होता है ये छुआछूत। तो शत्रु यानी समाज में जो अस्पृश्यता को फैलाता है वो क्या है, समाज के लिए शत्रु है। तो शत्रु से 17 और अस्पृश्यता का अंत माने अनुच्छेद किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 17 में किया गया। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 18, 18 में है उपाधियों का अंत। 18 उपाधि को अंत माने उपाधि को हटाना। जैसे आप देखिएगा यानी जब क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट आया था, तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में गांधी जी ने क्या कर दिया था, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि, केसर हिंद की उपाधि क्या कर दी थी, केसर ए हिंद की उपाधि को छोड़ दिया था, हटा दिया था अपने नाम से। बोले हटाओ, नहीं चाहिए, हटाओ, हटा रे, हटाओ रे, हटाओ रे, हटाना, 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 हटाना मतलब 18, 18 मतलब 18, ठीक है। केसर हिंद यानी उपाधियों को क्या करना, हटाना। क्लियर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि हटा दी, हटा दी, हटा दी, हटाड़ा, हटाड़ा, हटा दी, हटाड़ा, हटाड़ी, हटाड़ा, हटा दी, हटाड़ा, मैंने उससे थोड़ा सा मैच कर लेना है, यार याद हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या करना है, केसर अंत से हमको याद रखना है कि उपाधियों को हटाना, हटाना से हटाड़ा, हटाना से हटाड़ा, यानी अनुच्छेद 18 में, 18 माने 18, 18 में किसका उल्लेख, तो उपाधियों का अंत। क्लियर। यानी अनुच्छेद, देखिए हम मैं दो बार 3 बार बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में सब बात क्या हो जाए, सेट हो जाए, ठीक है, याद हो गया होगा। अनुच्छेद 18 आएगा, हाँ 18, 18 से 18, अरे हाँ किस चीज को हटाया जा रहा था, उपाधि को हटाया, गांधी ने उपाधि को हटा दी थी, केसर हिंद की उपाधि। यानी अनुच्छेद 18 में किसका उल्लेख है, उपाधियों का अंत। सीधी सी बात है, बहुत टिक से मारिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19, 19 में है वाक्य की स्वतंत्रता। देखिए 19 किस तरह लिखा जाता है, एक ये हो गया और ये 9 हो गया। ये महाशय मान लीजिए ये जो है एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक मान लीजिए कि क्या है, ये माइक हो गया, माइक में इस तरह होता है ना जी, माइक, एक ये माइक हो गया और यहाँ पर एक व्यक्ति क्या है, खड़े हैं, मान लीजिए यहाँ से क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं माइक में, क्या ये व्यक्ति हो गया, मान लीजिए माइक में क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ से, ठीक है, और ये माइक हो गया, दिखाई दे रहा है ना, माइक जैसा है, एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ये माइक लगा हुआ है, बोल रहा है। तो 19 जैसे 19, 1, 9, 19 और 19 का बोलने की स्वतंत्रता, क्या हो जाएगा, बोलने की स्वतंत्रता या वाक्य की स्वतंत्रता, वाक्य माने होता है बोलना ही, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 में किसका हो जाएगा, किसका उल्लेख, यानी बोलने की स्वतंत्रता यानी वाक्य की स्वतंत्रता। 1 को मान लीजिए माइक और 9 को मान लीजिए आदमी, यानी माइक के सामने आदमी क्या करेगा, बोलेगा, तो बोलने की स्वतंत्रता यानी वाक्य की स्वतंत्रता। उसी प्रकार 19 का क है, 19 का क। अब देखिए 19 का क, तो यहाँ पर मुंह से बोल रहा था। अब देखिए 19 में यहीं पर क्या हो गया, क, तो लिखेगा, क ख ग से क्या करेगा, वो पत्र में, पत्रकारिता में यानी अखबार में लिख कर बोलेगा, वो लिख कर बोलेगा, ठीक है। यहाँ पर 19 तो आ ही रहा है कि बोल रहा है, तो अब ये भी बोलेगा, लेकिन क ख ग लिख कर, क ख ग लिख कर, क ख से क्या कुछ लिखेगा, लिख कर क्या करेगा, यानी बोलेगा, ठीक है। नॉर्मली तो 19 के क में क्या करेगा, लिख कर बोलेगा, यानी प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो 19 के क में क्या है, देखिए यहाँ पर 19 के क में है प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। तो प्रेस में क्या किया जाता है, लिखा जाता है, यानी अखबार छाप कर आप किसी की अगर बुराई करना चाहते हैं या अच्छा बुराई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 20 है, और 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध संबंध में संरक्षण। अब मान लीजिए कोई अपराधी है और अपराध करने के बाद भी वो फीस देकर उसके अपराध को संरक्षित कर दिया जाता है। अगर कोई अपराधी है और अपराध सिद्ध हो गया है, देखिए यहाँ पर अपराधों के लिए दोष सिद्ध, यानी अब कोई अपराधी है और उसका दोष क्या हो गया है, सिद्ध हो गया है, फिर भी 20 फीस यानी वो फीस देकर क्या हो जाता है, बच जाता है, यानी उसके अपराध को क्या कर दिया जाता है, संरक्षण दे दिया जाता है,
संरक्षित कर, जैसे नीरव मोदी हो गए, नीरव मोदी, ठीक है, नीरव मोदी हो गए, विजय मल्ल्या हो गया, ठीक है, ये सभी लोग अपराधी हैं, इनके अपराध सिद्ध भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी क्या है, संरक्षित है, अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। मैंने ये फीस देकर अपना अपराध को क्या कर लिया, संरक्षित कर, मैंने ट्रिक है, याद रखना है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, फीस देकर। तो अनुच्छेद 20 में याद रखना है, अनुच्छेद 20 में कोई अपराधी यानी अपराधों के लिए अगर दोष सिद्ध भी हो जाता है तो वो फीस देकर, यहीं पे जोड़ देना है, 20 माने फीस, 20, देखिए फीस देकर, फीस माने क्या रखना है, 20, फीस माने 20, अनुच्छेद 20 के तहत तो क्या करता है, फीस देकर, ठीक है, यानी दोष के सिद्ध होने के बावजूद भी क्या होता है, वो संरक्षण में रहता है, यानी संरक्षित रहता है, ठीक है, उसको सजा नहीं होती है, फीस दे दीजिए आपका सजा माफ हो जाएगा। धनवान व्यक्ति यही ना करते हैं, जेल लेकर गए, पैसा देकर छुड़ा कर चले आए, काम खत्म, तो फीस दे दिए, बात समझ रहे हैं ना, जो फीस देता है केस में जीतता है, मैंने हम जानते हैं केस 1000 पैसे खिलवाड़ है, पैर घिस जाएगा आपका, लेकिन न्याय क्या कीजिएगा, छोड़िए। यहां पर देखिए, तो याद हो गया, यानी अपराधों के लिए, देखिए साफ लिखा है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी अपराध के लिए दोष सिद्ध भी हो गया है, फिर भी हम फीस देकर संरक्षित है, बच गए, स्पष्ट बात है। तो 20 में फीस माने 20, ये किसका, अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 20 में है। नेक्स्ट देखिए 21, अब देखिए अनुच्छेद 21, 2 1, ये व्यक्ति खड़ा है, एक आदमी यहां पर खड़ा है और इसके पोछुए पर ये मान लीजिए सांप हो गया, ये क्या हो गया, इस तरह 76 मारकर सांप को क्या है, बैठा है, इस तरह 76 मारकर इधर पीछे मुंह करके बैठा था, देखिए 76 मारकर सांप जो है ये इधर बैठा था, अपना फूफ मारकर, ठीक है, सांप इधर बैठा है, आइगो इधर इसका क्या था, पोंछ था, एक लड़का आया और इसी के पोछे पर लात देकर क्या हो गया, यहाँ पर खड़ा हो गया एक लड़का। अब बताइए, अब पोछ पर खड़ा हो गया तो ये अपने, अब इसको डर है कि भाई मेरी प्राण की रक्षा है, तो क्या करेगा, इसको काटेगा ना, या मान लीजिए बेचारे गलती से इनके पैर पे, इनके पोछ पे लात रख दिए, तो अब सांप सामने नाग मिल गया है, नाग यहाँ पर बैठा गया है, तो अब अपनी प्राण की रक्षा करनी है, तो प्राण की रक्षा करनी है, या तो ये इनको मार दे या यहाँ से भाग जाए, देगो अब, लेकिन अपने क्या करना है, यानी देह की रक्षा करनी है, इनको प्राण की रक्षा करनी है। और ये सपवा काटेगा इनको इसलिए क्योंकि इनको लगा कि भाई हमको मारने आया है, तो ये भी अपनी प्राण की रक्षा के लिए इनको मारता है, और ये अगर इनको जान बचाना है तो या तो ये इनको मार दे या यहाँ से भाग जाए आदमी जो है, ठीक है। तो याद रखिए अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। नेक्स्ट हम देखेंगे यानी 21 का क, क्या है अगला है आपका 21 का क, और इसको हम किस तरह याद करेंगे। अब देखिए 21 के क में क्या है, यानी 21 के क में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। क्या रखना है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। तो एक बात बताइए कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो तो बच्चे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्कूल में जाएंगे तो या तो 1 2 लिखेंगे, ठीक है, या क ख ग लिखेंगे, यही ना लिखेंगे जी, यानी 1 2 या क ख ग पढ़ेंगे, बस समझ रहे हैं ना। तो देखिए 1 2 लिखेंगे यानी गिनती स्टार्ट करेंगे ना लिखना, तो गिनती लिखेंगे 1 1 के बाद 2, तो देखिए 21 क ख लिखे मैंने अनुच्छेद क, यानी 21 के क में किसका उल्लेख किया गया है, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार का वर्णन किया गया है। याद हो जाएगा, काफी ही अच्छा ट्रिक है, याद कर सकते हैं आप। यानी 1 2 यानी गिनती लिखेंगे, 1 2 थोड़ा सा ही उल्टा लिख देना है, यानी 1 2 इस तरह लिखेंगे, उस तरह 12 हो जाएगा, 1 2 3 इस तरह लिखेंगे, या तो क ख ग लिखेंगे, तो 21 यानी 1 2 21 और क ख ग यानी 21 के क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है 22, अनुच्छेद 22 में किसका उल्लेख है, अनुच्छेद 22 में आ रहा है 2 2, ठीक है। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अब मान लीजिए कि कोई चोर है, कोई क्या है, चोर है, और चोर है और हमारे घर से या आपके घर से कोई सामान चुरा कर लेकर चला गया है, ठीक है, और वो सोच रहा है कि हम गिरफ्तारी से क्या हो जाए, यानी संरक्षित हो जाए, हम गिरफ्तारी से बच जाए। तो कब बचेगा, जब हम बोलेंगे कि भाई तुम जो मेरा सामान चुराए हुए हो वो दे दो, क्या कर दो, दे दो, जो तुम मेरा सामान चुराए हो वो दे दो, मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कराऊंगा। स्पष्ट बात है, बस समझ रहे। जो मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर सामान चुराया है
और वो मांगने पर दे दिया, तो फिर हम क्यों जाएंगे पुलिस के पास? वो दे दिए, अगर अच्छे से ईमानदारी से दे देगा तो हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे, स्पष्ट। तो वही क्या कहा जा रहा है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। तो कब गिरफ्तारी से बच जाएगा? जब वो सामान को दे देगा। तो दे दो माने दो गो दो आ रहा है ना, एगो दे एगो दो, तो दो गो दो दो आ रहा है, ठीक है। तो दो दो माने 22, अनुच्छेद 22, ठीक है। अनुच्छेद 22 में यानी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, याद हो गया। नेक्स्ट याद रखिएगा क्या है आपका, अनुच्छेद 23। अब देखिए 23 में क्या है, 23 में है मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। अब देखिए मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध में हम किस तरह याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 23 है, अनुच्छेद 23 है, तो 23 को याद रखेंगे टाइल्स, क्या याद रखेंगे? टाइल्स, टाइल्स, ठीक है, टाइल्स। अब देखिए टाइल्स, 23 से क्या रखना है? टाइल्स। अब मानव क्या करता है? टाइल्स का व्यापार करता है कि नहीं करता है जी? यानी टाइल्स का दुकान रखना या टाइल्स का क्या करना, कल कारखाने चलाना या टाइल्स का दुकान खोलना, ये सब क्या है? मानव व्यापार है कि नहीं है? मानव का व्यापार है, स्पष्ट है। तो यानी टाइल्स का क्या है? टाइल्स जो है एक मानव का व्यापार है। मानव का क्या है? व्यापार है, एक बिजनेस है टाइल्स का काम, ठीक है। तो याद रखना है टाइल्स माने 23, टाइल्स माने क्या? 23, याद रहेगा। टाइल्स माने 23, टाइल्स क्या है? यानी मानव का एक व्यापार है, ठीक है। तो याद इसमें रखेंगे, 23 में दुर्व्यापार आएगा, व्यापार आएगा, मानव का व्यापार, स्पष्ट ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। यानी टाइल्स माने 23, 23 माने टाइल्स, टाइल्स जो है मानव का एक व्यापार है, मानव का एक व्यापार है, ठीक है। तो मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध, अगर उसमें टाइल्स के अंतर्गत यानी बलात् श्रम यानी बच्चे को आप काम करवाइएगा तो वो क्या है? वो गलत काम है, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 23 के बाद है 24, यानी अनुच्छेद 24, ये आपका 24 है और इसमें क्या दिया है? कारखानों व दुकानों में छोटे बच्चों के लिए कार्य पर प्रतिबंध, ठीक है। तो बहुत सारे क्या बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, यानी कारखानों में और दुकानों में काम करते हैं, ठीक है। लेकिन उस पर सरकार ने क्या किया है? उनके कार्य पर प्रतिबंध लगाया है। तो कैसे? आप देखिएगा अधिकतर बच्चे कहाँ दिखाई दे कैसे? दुकानों में। तो दुकानों में वो क्या करते हैं, यानी आप देखिएगा दुकानों में वो चाय बेचते हैं, चाय बेचकर यानी बेचते हैं और साथ में क्या करते हैं? पढ़ाई भी करते हैं, साथ में पढ़ाई भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दुकानों में चाय बेचकर मैंने 24, चाय बेचना मैंने 24, चाय बेच 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 24, याद रहेगा। नेक्स्ट क्या याद रखेगा? यानी 24 में क्या है? कारखानों और दुकानों में छोटे बच्चों को कार्य पर प्रतिबंध। तो अधिकतर बच्चे कहाँ, यानी कारखाने और दुकान में कैसी दुकानों में? होटल में दिखाई देंगे और क्या बेचते हुए? चाय बेचते हुए दिखाई देंगे। तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो चाय बेचते भी है और साथ में पढ़ाई भी करते हैं। तो चाय बेचना मतलब 24, चाय बेच से क्या हो जाएगा? 24, ठीक है। तो चाय बेच 24, चाय बेच 24, ये आपको थोड़ा सा क्या करना है? 2-3 बार याद रखना है। तो चाय बेच से 24 याद हो जाएगा ना। 24 में क्या है? कारखानों और दुकानों में छोटे बच्चों के कार्य पर प्रतिबंध, क्लियर। नेक्स्ट है आपका 25। अब 25 से आपको याद रखना है पक्षी, क्या याद रखना है? पक्षी, क्लियर। अब देखिए 25 है तो 25 में धर्म को मानने या प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो पक्षी जो होती है वो किसी धर्म को मानती है? किसी भी धर्म को नहीं मानती है, किसी भी धर्म को नहीं मानती है और न ही किसी के धर्म का प्रचार करती है। ये ना तो किसी धर्म का प्रचार करती है ना किसी धर्म को मानती है। जैसे मान लीजिए कबूतर हो गया, क्या हो गया? कबूतर। तो कबूतर को अगर ले लें तो वो क्या होता है? शांति का प्रतीक होता है, ना किसी धर्म का प्रतीक होता है। कबूतर जो होता है क्या? शांति को फैलाता है, ना ही किसी धर्म का प्रचार करता है, शांति का प्रचारक है, ठीक है। तो याद रखना है यानी पक्षी, पक्षी मैंने 25 और 25 से याद रखना है पक्षी। और पक्षी जो होती है किसी धर्म को नहीं मानती है, ना ही किसी धर्म का प्रचार प्रसार करती है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है धर्म को मानने या प्रचार करने की स्वतंत्रता, मतलब ये स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, यानी 25 के बाद हम लोग देखेंगे आपका 26 में क्या है आपका? तो 26 में बहुत ही अच्छा आपका दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो मान लीजिए कि धार्मिक कार्य का प्रबंध अगर आप कर रहे हैं या धार्मिक कार्य करते हैं तो उससे क्या होती है? आपकी छवि सुधरती है। अगर मान लीजिए आप कितने गलत व्यक्ति हैं लेकिन धर्म के कर्म कांड में अगर डूब जाइएगा, भगवान के तपस्या में जुट जाइएगा तो आपकी छवि यानी लोगों के अंदर क्या हो जाएगी? अच्छी बन जाएगी। 26 से मैंने 26 अगर धार्मिक कर्मकांडों में भाग लेते हैं, धार्मिक कर्मकांड नहीं, अब देखिए ना 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अगर धार्मिक कार्यों के लिए आप कुछ काम कर रहे हैं, कोई प्रबंध कर रहे हैं या धार्मिक कार्यों में
ज्यादा आप रुचि ले रहे हैं तो आपकी छवि क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी लोगों की नजर में। बुरे भी हैं तो छवि आपकी क्या सुधरेगी। तो 26 याद रखना है, 26 26 से क्या 26 याद रखना है, 26 से क्या 26। तो अनुच्छेद 26 में क्या, यानी धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो यार याद रखिएगा, सीधी सी बात है, बहुत ही आसान है इसको याद करना। नेक्स्ट है 27, यहाँ पर 2-7, ठीक है। विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों से समुदाय की स्वतंत्रता। अब देखिए 2-7 क्या याद रखना है, 2-7 यानी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए, अगर आप किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए आप साथ देते हो, ठीक है, उसका क्या करते हो, यानी मान लीजिए कोई आ रहा है और धर्म के विशिष्ट धर्म की वृद्धि के लिए या पूजा पाठ कराने के लिए, अर्चना करने के लिए, तो वो बोलता है कि कुछ साथ दे दीजिए, बोलता है ना भाई कि हम यहाँ पे मान लीजिए क्या कर रहे हैं, ये अष्टजाम करा रहे हैं या सरस्वती पूजा करा रहे हैं, तो चंदा उंदा मांगते हैं और क्या बोलते हैं कि 2-7 भाई कुछ आप भी आप साथ दे दीजिए, ठीक होता है ना, बोलते हैं ना, मैंने कुछ चंदा दे दीजिए 10, 20, 50 रुपया, तो 2-7 ये क्या बोलते हैं, विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए, यानी धर्म की प्रचार प्रसार के लिए जो भी उस धर्म के मतावलंबी जो होते हैं वो अपने धर्म के लिए क्या करते हैं, चंदा मांगते हैं, सबसे बोलते हैं कि 2-7 याद रखना है, 2-7 में क्या सब लोग साथ दे देते हैं, सब लोग चंदा देते हैं, ठीक है। तो 2-7 से क्या हो जाएगा, विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संप्रदाय की स्वतंत्रता। अब वो जो आप किसी धर्म की वृद्धि के लिए आप पैसा दे रहा है, टैक्स दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो वो पैसा पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है, याद रखना है, ठीक है। तो 2-7 से याद रखिएगा, धर्म की वृद्धि के लिए पैसा जा रहा था मांगने, यानी कर्मकांड पूजा पाठ के लिए कोई व्यक्ति पैसा मांगने जा रहा था, तो बोल रहा था 2-7, तो विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 2-8 है, विशिष्ट धर्म यानी विशेष धर्म। जैसे मान लीजिए कि अगर जो इस्लाम धर्म को लोग मानते हैं वो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के पास ही जाएंगे, ठीक है। अगर कोई ईसाई धर्म को मानता है तो ईसाई धर्म के लंबियों के पास ही जाएगा। तो विशिष्ट धर्म और विशिष्ट लोगों के पास ही जाते हैं चंदा मांगने, ठीक है। नेक्स्ट 28 है, इसको किस तरह याद करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, 2-8 है, क्या है यहाँ पर 2-8 यानी धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना। अगर किसी भी धर्म की आप उपासना करते हैं, किसी भी धार्मिक उपासना अगर कर रहे हैं किसी भी धर्म में, चाहे आप हिंदू हो और हिंदू है, अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना करते हैं भगवान से, ठीक है। दोनों हाथ देखिए इस तरह, दो हाथ माने 2-8, 2 हाथ माने 2-8, ठीक है। 2-8, 2 हाथ माने 2, हाथ माने 8, हाथ माने 8 माने 2-8, ठीक है। अब किसी भी माने क्या धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना, किसी भी धर्म का उपासना करते हैं तो हाथ जोड़कर उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, चाहे हिंदू में है तो हाथ जोड़कर या मुस्लिम है तो हाथ फैलाकर, ठीक है। लेकिन दोनों हाथ का उपयोग होता है अल्लाह से। अगर क्या करते हैं दुआ मांगते हैं तो दोनों हाथ फैलाकर मांगते हैं, इस तरह कीजिएगा चाहे इस तरह कीजिएगा, दोनों में से एक ही, तो जो भी हो दोनों हाथ का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखना है 2-8 में हो जाएगा धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में शामिल होने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी धर्म के शिक्षा ले सकता है और उपासना में शामिल हो सकता है। नेक्स्ट 29 है, 2-9, ठीक है। तो 2-9, तो 29 याद रखना है, कुंती। 29 से क्या याद रखना है आपको, कुंती का नाम सुने हैं ना जी, कुंती कौन थी, कुंती थी पांडवों की माँ। क्या थी, पांडवों की माँ। तो यहाँ पर 5 पांडव थे मात्र एक तरफ, ठीक है, कुंती के 5 पुत्र, और एक तरफ कौरव की सेना थी, पूरा कौरव की सेना थी लाखों में। तो बताइए अल्पसंख्यक में कौन है, अल्पसंख्या में यही है ना, 5 पांडव अल्पसंख्यक में है, इनकी संख्या कम है, लेकिन कौरव की संख्या क्या है, अधिक है। अब ध्यान सुनिएगा, 29 माने कुंती, 29 माने कुंती याद रखना है। क्या याद रखना है इससे, कुंती क्या करेगी, अल्पसंख्यक है लेकिन अपने हितों की संरक्षण के लिए वो युद्ध की थी। यानी कुंती आप देखिएगा अपने हितों के संरक्षण के लिए, अपने हित, क्योंकि उनका अधिकार था हस्तिनापुर की गद्दी पर किसका अधिकार था, हस्तिनापुर की गद्दी पर आपकी कुंती का अधिकार था। तो अपने हितों की संरक्षा के लिए अल्पसंख्यक होते हुए भी उन्होंने क्या किया था, यानी कौरव से युद्ध किया था, ठीक है। अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी, कम संख्या में होने के बावजूद भी, यानी कौरव से क्या की थी, कुंती ने युद्ध की थी अपने हितों की संरक्षण के लिए। किसके लिए, हितों की संरक्षण के लिए। 29 में याद रखिएगा, अल्पसंख्यक
होने के बावजूद भी याद रखना है, कुंती मैंने 29 मैंने कुंती अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी अपने हितों के संरक्षण के लिए क्या की थी, कौरवों से युद्ध की थी ना जी। तो देखिए 29 मैंने कुंती याद हो जाएगा, तो क्या याद रखना है, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी अपने हितों के संरक्षण के लिए कौरवों से युद्ध की थी। जनरली सा आपके दिमाग में बढ़ जाएगा। 29 मैंने कुंतीस, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण याद हो जाएगा। 29 में क्या है, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। क्लियर। अब देखिए यही कुंती जो है, अब 30 में क्या याद करेंगे, यही कुंती यानी देखिए शिक्षा संस्था की स्थापना, प्रशासन के लिए अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। यही कुंती जब युद्ध में क्या हो जाएगी, जीत जाएगी। 30 में याद रखिएगा, 29 में ये युद्ध की थी और 30 में जब यही कुंती अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी युद्ध में क्या हो गई थी, जीत गई। और जीतने के पश्चात क्या कर दी, प्रशासन के लिए, यानी प्रशासन पे किसका अधिकार हो गया, यानी अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार हो गया। जब युद्ध में तो कौरव क्या हो गए थे, हार गए थे। 29 में कुंती युद्ध की कौरव से, अल्पसंख्यक होने के बावजूद मैंने अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण हो गया 29। 30 में क्या होगा, यही अल्पसंख्यक युद्ध में जब जीत गए, यानी महाभारत के युद्ध में 18 दिन जो चला था युद्ध, उस युद्ध में जीतने के बाद अब वहां प्रशासन किनका, यानी प्रशासन पर किनका अधिकार हो गया था, अल्पसंख्यकों का, यानी पांडवों का क्या हो गया था, अधिकार हो गया था। 30 में याद रखना है शिक्षा संस्था की स्थापना। ये तो एक टॉपिक है, मैंने ये पूछता है ज्यादा, प्रशासन के लिए अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। तो प्रशासन पर किसका अधिकार हो गया था, अल्पसंख्यक यानी पांडवों का अधिकार हो गया था 30 में। ठीक है। अब देखिए 31 है, 31 को निरस्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, 31 को, अनुच्छेद जो 31 है इसको निरस्त कर दिया गया है। तो इसको एक्टिव और डी एक्टिव याद रखना है। क्या, एक्टिव, एक्टिव और डी एक्टिव, डी एक्टिव माने एक्टिव और डी एक्टिव क्या होता है, एक्टिव माने 31 याद रखना है। एक्टिव माने 31, पहले एक्टिव था माने पहले 31, ये इसमें संपत्ति का अधिकार आता है। अनुच्छेद में, अनुच्छेद 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार ये 31 में था, लेकिन क्या कर दिया गया, इसको निरस्त कर दिया गया है। तो इसको एक्टिव और डी एक्टिव याद रखिएगा। ठीक है। तो एक्टिव यानी 31 जो था, 31 एक्टिव, 31 एक्टिव, पहले 31 अनुच्छेद एक्टिव था, लेकिन अब क्या हो गया, डी एक्टिव हो गया है, माने निरस्त कर दिया गया। डी एक्टिव माने समाप्त कर दिया गया, याद रहेगा। अनुच्छेद 31 डी एक्टिव, एक्टिव था डी एक्टिव हो गया, एक्टिव माने 31, डी एक्टिव माने समाप्त। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 31 के बाद अनुच्छेद 32 है। क्या है, अनुच्छेद 32। तो अब देखिए अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 32 को ही आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या क्या बोला है, यानी संविधान का एक तरफ से आत्मा यानी प्राण बोला जाता है ना जी, अनुच्छेद 32 को। तो अब बताइए कि पुनः पेट कब हुआ था, इसमें पहले समझ लीजिए क्या है। अनुच्छेद 32 में है अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार, माने अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार अनुच्छेद 32 में दिया गया, अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार। अब देखिए यहाँ पर क्या, 1932 का आपको याद है, 1932 में क्या हुआ था, पूना पैक्ट। क्या हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, किनके बीच, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच। और उस समय भी यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था कि हमारे अधिकारों को क्या कीजिए, परिवर्तित कीजिए। जो हमारा अधिकार है, हम मात्र देखिएगा ना, केवल आपका 76-77 सीट था, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 147 के आसपास कर दिया गया था। ठीक है। तो उनके अधिकारों को परिवर्तित किया गया, यानी जो सीट कम था उसको बढ़ा दिया गया। और केंद्र में देखिएगा 18% यानी सीट उनके लिए आरक्षित किया गया। वही ना यहाँ पर बोल रहा है ना कि अधिकारों में परिवर्तित करने के लिए उपचार। तो यही यानी पूना पैक्ट 1932 में जो हुआ था, उसमें बोला गया था कि हमारे अधिकारों को क्या कीजिए, परिवर्तित कीजिए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया था कि उपचार क्या है, तो राज्य में हमारे सीट बढ़ा दीजिए, 148-47 कर दीजिए, और केंद्र में 18% आरक्षण दे दीजिए। याद रखना है 32 में हुआ था पुनः पैक्ट, और उसमें ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अधिकारों को परिवर्तित कीजिए। ठीक है। और इसके लिए उपचार भी बताए थे किस तरह परिवर्तित करना है, राज्य में भी सीट बढ़ा दिए, केंद्र में भी आरक्षित करवा दिए। ठीक है। तो जो भी अच्छा है इसको याद रहेगा, बस ठीक है। 1932 मैंने याद रहेगा। अनुच्छेद 32 में क्या, अधिकारों के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चेहरा याद आ जाएगा आपको। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही अनुच्छेद 32 को क्या बोला है, संविधान की आत्मा। ठीक है। तो ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार। ठीक है। नेक्स्ट है 33। अब देखिए 33 में क्या है, उपांतरण करने में संसद की शक्ति, उपांतरण करने में संसद शक्ति। देखिए उपांतरण करने में एक उ में 3 दिखाई दे रहा है, उपांतरण में एक 3 ये आ गया ना, उपांतरण में उ जो है 3 जैसे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए शक्ति, शक्ति क्या है यहाँ पर, शक्ति, ती माने 3,
तीन माने तीन, याद रहेगा। तो एक तीन यहाँ और एक तीन वहां, माने अनुच्छेद 33 में क्या हो जाएगा, उपांतरण करने में संसद की शक्ति। उपांतरण करने में अगर पूछेगी अनुच्छेद 33 में किसका उल्लेख है, तो उपांतरण करने में तो एक फट से सामने आ जाएगा, हाँ एक ऊ है, और फिर शक्ति में ती माने तीन है, तो अनुच्छेद 33 में क्या हो जाएगा, उपांतरण करने में संसद की शक्ति का उल्लेख किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 34, अनुच्छेद 34 में क्या है, क्षेत्र में सेना के अधिकारों का निर्वर्धन। अब देखिए सेना को हम लोग क्या बोलते हैं, सेना को हम लोग बोलते हैं ना मिलिट्री फोर्स, सेना को क्या बोलते हैं, मिलिट्री, मिलिट्री बोलते हैं या फोर्स भी बोलते हैं ना जी, फोर्स, मिलिट्री फोर्स। अब देखिए मिलिट्री, ट्री से तीन, और फोर्स माने फोर, ये क्या कर रहा है, फोर्स माने फोर, ये अनुच्छेद 34 आ रहा है ना, मिलिट्री फोर्स। ये अनुच्छेद 34 में किसका उल्लेख है, मिलिट्री फोर्स का उल्लेख है। ठीक है, यानी सेना का उल्लेख है, कह रहा है कि क्षेत्र में सेना के अधिकारों को निर्वर्धन, यानी मिलिट्री फोर्स स्पष्ट, यानी मिलिट्री ट्री में तीन, अब फोर्स माने फोर, क्लियर। यानी अनुच्छेद 34 में किसका उल्लेख है, अनुच्छेद 34 में क्षेत्र में सेना के अधिकारों का निर्वर्धन, यानी मिलिट्री फोर्स का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 35, और 35 को किस तरह हम याद रखेंगे, देखिए 35 अनुच्छेद क्या है, 35। अब इसमें है क्या, संवैधानिक अधिकारों को लागू करने का विधान, संवैधानिक अधिकारों को लागू करने का विधान। 35 से पति पत्नी। अब देखिए शादी के बाद यानी पति के जितने भी संसाधन होते हैं उस पर पत्नी का क्या होता है, संवैधानिक रूप से अधिकार हो जाता है, स्पष्ट बात है। 35 में पति के संसाधन पर, यानी जितने भी संसाधन होते हैं शादी के बाद पत्नी का स्वतः ही उस पर क्या होता है, अधिकार हो जाता है। तो याद रखिए जनरली सा 35 मैंने पति संवैधानिक अधिकारों को लागू करने का विधान। ठीक है, यह संवैधानिक अधिकार देता है, संवैधानिक अधिकार के अनुसार ही यानी पति के संसाधनों पर पत्नी का क्या होता है, अधिकार हो जाता है। तो पति मैंने 35, पति पत्नी मैंने 35। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है 36, क्या है 36 में है नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा, नीति निर्देशक तत्व की क्या परिभाषा, नाती चढ़े छाती। इसको किस तरह याद रखना है, नाती चढ़े छाती, नाती चढ़े छाती। ठीक है, नाती चढ़े छाती, छाती से क्या याद रखना है, 36, छाती से 36। ठीक है, 36 इंच का छाती बोलते हैं ना मोदी जी, 36 इंच का सीना है, तो 36 छाती याद रखना है, यानी 36 से नाती चढ़े छाती। अब नाती जो है छाती पर बैठता है जी, नाती पोता जो दादा दादी के लिए काफी क्या होता है, दुलारे होता है, और उसको हमेशा गोद में लिए रहते हैं, माने छाती। ठीक है, तो नाती चढ़े छाती। अब यानी छाती से हो गया 36, और नाती से क्या, तो नाती से हो गया नीति निर्देशक तत्व, नाती से नीति निर्देशक तत्व, यानी अनुच्छेद 36 में किसका उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्व का परिभाषा का उल्लेख किया गया है, नाती चढ़े छाती याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 37, अनुच्छेद क्या है 37। तो अनुच्छेद 37 में हम लोग किस तरह देखेंगे, क्या है अनुच्छेद 37 में है अंतर्विष्ट तत्वों की लागू होना, अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अब देखिए अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना, 37 से सती याद रखना है, क्या 37 से सती। जो महिला क्या सती होती है वो पंच तत्वों में विलीन हो जाती है मरने के बाद, यानी मृत्यु के बाद। सती प्रथा था ना कि पति के साथ पत्नी को दफना जला दिया जाता था, तो महिला मर गई तो मृत्यु के बाद यानी मानव का शरीर क्या होता है, 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। 5 तत्वों में क्या होता है, तत्वों में विलीन हो जाता है। जो महिला सती होती है उनका शरीर 5 तत्वों में क्या हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, अंतर्विष्ट हो जाता है, यानी वो समा जाता है, 5 तत्वों में अंतर्विष्ट हो जाता है। यानी सती, जो महिला सती होती है उनका शरीर मृत्यु के बाद यानी 5 तत्वों में अंतर्विष्ट हो जाता है, अंतर्विष्ट मैंने उसमें समाहित हो जाता है। तो याद रखना है 37 में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना, सीधी सी बात है, अंतर्विष्ट तत्वों को क्या होना, लागू होना। 5 तत्व जो थे वो अंतर्विष्ट हो गए, तो सती जो सती होती है उनके 5 तत्व यानी 5 तत्व क्या हो गए, अंतर्विष्ट हो गए, यानी अंतर्विष्ट तत्वों को क्या होना, लागू होना, सीधी सी बात है। याद होगा सती मैंने 37, सती 37 सती महिला मरने के बाद 5 तत्वों में अंतर्विष्ट हो गई, सीधी सी बात है, यानी अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना।
देखिए जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी बता रहा हूं, क्योंकि पूरा अनुच्छेद बता रहा है तो पूरा अनुच्छेद में बताऊंगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। 395 का 95 अनुच्छेद में एकदम ट्रिक से बताऊंगा और आपको याद होगा। इसको 1 से 2 बार, अगर एक बार नहीं हो रहा है तो इसको 2 बार देख लीजिएगा, गारंटी के साथ ऑप्शन में आएगा तो एक भी नहीं छूटेगा। मैं बात एक साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए चिल्लाते चिल्लाते गला दर्द कर रहा है। आप लोग वीडियो को यानी शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और देखिए मैं लाइक और सब्सक्राइब के लिए तो बोलता नहीं हूँ, लेकिन अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ, मैं केवल अगर पढ़ाने में जुड़ जाऊँ तो आप देखिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं लाइफ में। लेकिन देखिए जो व्यक्ति पढ़ने वाला है, जिनको रियल में ये लगेगा कि नहीं भाई काफी इंपॉर्टेंट है, वो तो मेरे कहने से भी नहीं जाएंगे ना, वो जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं ज्यादा फोकस नहीं, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर थोड़ा कॉमेडी कीजिए, क्लास में हंसाइए लोगों को। अच्छा बताइए कि मैं अगर हंसाऊँ, आपको खिलाऊं, तो क्या उससे मतलब आपका इंटरटेनमेंट तो होगा, ठीक है, लेकिन क्या पढ़ाई हो पाएगी? तो क्यों आप ऐसे चैनलों पर ज्यादा फोकस करते हैं जो जिसमें इंटरटेनमेंट होता है? ठीक है, वो अच्छी बात है कि बच्चों को हंसा खिला कर पढ़ाना चाहिए, लेकिन अब टाइम भी तो देखना है, उसी में हम आपको क्या करेंगे? ये तो हंसाना खिलाना ही हुआ ना, जितना ट्रिक है ये सब तो। नाती चले छाती क्या है, तो हंसने वाला ट्रिक है ना, कि नाती छाती पे चढ़ गई, तो एक हम चाहती तो और बना बना के बोलती। लेकिन देखिए अगर इसको हम इस तरह बोलेंगे ना तो टाइम बर्बाद होगा यार, ठीक है। प्रयास कीजिए, आप समझिए और समझ कर याद कीजिए। कोई नहीं, जिनको रियल में पढ़ना है वो चैनल से मेरे जुड़े रहेंगे। अब बाकी अब क्या कीजिएगा, जिनको एंटरटेनमेंट करना है, एंटरटेनमेंट करने वाले बहुत सारे चैनल है क्या जी। चलिए हटाइए। नाती चले छाती तो हो गया, 37 में हो गया। उसके बाद है 38। 38 में है लोक कल्याण में अभिवृद्धि। अब देखिए लोक कल्याण में अभिवृद्धि, अब इसको लोक कल्याण में 38। अब देखिएगा जब आप भगवान की आरती करते हैं, भगवान की क्या करते हैं, अब आरती करते हैं, तो लोक कल्याण में क्या होती है? वृद्धि होती है, लोगों की कल्याण होती है, लोगों की कल्याण में वृद्धि होती है। या भगवान कब क्या करते हैं? भगवान की आरती करते हैं। आरती माने 38, आरती माने 38, आरती करते हैं माने 38, ठीक है। तो भगवान की आरती करने से लोगों की कल्याण होती है, लोग कल्याण में वृद्धि होती है, बस जनरली से याद रखना है। 38 38 आरती, ओ हाँ ठीक है, भगवान की जब हम आरती करते हैं तो लोग कल्याण में वृद्धि होती है। याद हो गया? कुछ है इसमें बोलिए तो? बहुत ही मस्त है यार। यहाँ पर 38 है, 38 है, आरती 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 करते हैं भगवान की। अगर भगवान की आरती किया जा रहा है तो लोग कल्याण, भगवान खुश होते हैं और सभी लोगों को, आपके साथ साथ आपके आसपास के लोगों को भी क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। तो लोक कल्याण में अभिवृद्धि, ठीक है। भगवान की आरती करने में लोगों की कल्याण होती है, लोगों के कल्याण में वृद्धि होती है। ये हो गया आपका 38। उसके बाद है 39, 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व, तो याद रखना है कि 39 में क्या है? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व को क्या कर लिया, यानी उठा लीस, कुछ नीति निर्देशक तत्वों को उठा लीस। राय द्वारा क्या किया गया? कुछ नीति निर्देशक तत्वों को क्या कर लिया गया? उठा लीस। उठा लीस माने 39, उठा लीस मतलब क्या? 39 इसी में है स्पष्ट रूप से। राय द्वारा कुछ अनुसरणीय, जो अच्छा लगेगा वो नीति निर्देशक तत्व तो क्या कर ली, इसी में जोड़ देना है। नीति निर्देशक तत्व को उठा लीस, यानी कुछ नीति निर्देशक तत्व को क्या कर ली? उठा लीस राज्य सरकार, ठीक है। तो उठा लीस माने 39, 39 में क्या है? उठा लीस, यानी किसको? तो नीति निर्देशक तत्वों को। क्लियर। नेक्स्ट है आप देखिएगा 40, अनुच्छेद 40 जो है इसमें ग्राम पंचायत का संगठन है। तो अब देखिए 40 को हम लोग किस तरह लिखते हैं? 40 40। डॉक्टर को हम लोग किस तरह लिखते हैं बताइए? डॉक्टर को डा लिखकर 0 दे देते हैं तो डॉक्टर हो गया। उसी प्रकार पंचायत जो है तो प लिखकर 0 नहीं दे सकते हैं, तो प लिखकर 0 दीजिएगा तो 40 हो जाएगा। देखिए तो प लिखकर अगर 0 दे रहे हैं पंचायत को, इस तरह 40 हो जाएगा। यहाँ पर 40, यहाँ पर 40, तो 40 में किसका उल्लेख? पंचायत का, खत्म। देखिए यहाँ पर आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया, ग्राम पंचायत के संगठन। तो 40 याद रखना है। पंचायत प अनुसार 0, ये पंचायत हो गया, सीधी सी बात है। 40 भी इस तरह लिखते हैं हम लोग, या 4 इस तरह लिखते हैं ना 40, तो ये पंचायत भी हो जाएगा, 40 भी हो जाएगा, ठीक है। अगर नयका डिजाइन में इस तरह लिखते हैं, पुराना हम लोग 4 इसी तरह लिखते थे, इसी तरह प जैसा। तो 40 याद रहेगा ना, प और 4 एक ही जैसे दिखाई देते हैं। तो 40 में क्या? पंचायत के गठन का उल्लेख। क्लियर। तो ये हो गया। उसके बाद 41
अब देखिए 41, 42, 43 तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे देखिए 41 में क्या है, 48, 48 याद रखना है, 8 प्लस टाली, 8 8 8 प्लस टाली 48, ठीक है। अब क्या है, काम शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार, काम शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अगर आपको काम चाहिए तो काम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, काम चाहिए तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा। कहीं भी आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, यानी शिक्षा आपको चाहिए, शिक्षा रहेगा तो आपको काम मिलेगा, ठीक है। और काम कैसा मिल गया, तो टाली में ईंट डालने वाला, टाली में ईंट डालना, टाली में ट्रैक्टर ट्रोली जो नहीं था ट्रोली, तो उसी में टाली में क्या ईंट डालना था। तो आप अकेला तो ईंट 1000 ईंट 2000 ईंट जो है ट्रैक्टर में डाल नहीं सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी किसी से सहायता, लोगों से सहायता लेनी पड़ेगी कि भाई आइए भाई, और लोग जो काम कर रहे हैं उनसे सहायता लेनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। 41 में ईंटा और टाली में ईंटा डालना था, ठीक है। काम आपको मिल गया, क्या काम के लिए शिक्षा चाहिए, काम के लिए शिक्षा चाहिए, जरूरी है, शिक्षा था आपके पास, काम मिल गया। काम क्या मिला, ट्रैक्टर में ईंटा, यानी टाली में ईंटा डालने का, टाली में ईंटा डालने का मिला, आपसे डाला नहीं जा रहा था अकेला, तो आपने लोगों की क्या कर ली, सहायता ली, हो गया। देखिए ना 41 में क्या है, काम शिक्षा एवं लोगों की सहायता पाने का अधिकार, काम खत्म, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब तो काम मिल गया ना, काम मिलने के बाद अगर आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए मनोचित, अगर आपको वो काम ठीक लगा तो आप कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। काम ज्वाइन करते समय हम क्या करेंगे, 3 काम पर ध्यान देते हैं, यानी काम मिल गया, ठीक है, एक दिन काम भी किए, लेकिन अब मन से, मनोचित, आपको मन लायक वो काम है कि नहीं, और न्याय संगत दशाएं है कि नहीं, ये नहीं कि जंगल में ले आकर छोड़ दिया गया, न्याय संगत दशा माने मनोचित। 42 में है कार्य की मनोचित एवं न्याय संगत दशा है, आपको काम वहीं पर करना है जो आपके मनोचित हो, आपके लिए उचित हो, और दशाएं जो शर्तें हैं वो भी आपके लिए क्या हो, सुलभ हो, ठीक है। काम तो मिल गया 41 में, ईंटा में टाली, ईंटा को क्या करना था, टाली में डालना था, आपसे नहीं हो रहा था, लोगों की सहायता लेकर किए थे। अब बाद में आप सोच रहे हैं कि क्या ये मेरे मन लायक है काम, हम तो पढ़े लिखे इतना है, हमारे मन लायक ये काम है, ठीक है। और शर्तें कहाँ है, कहाँ रहना है, ये नहीं ना कि जंगल में रहना है या रेगिस्तान में रहना है, ये भी शर्तों को आपको देखना पड़ेगा, तो ये देख लिए, ठीक है। और उसके बाद ये देखिएगा ना आपके मन लायक है कि नहीं, और शर्तें क्या है, इसका कंडीशन क्या क्या है। उसके बाद तीसरा कि हमको सैलरी यानी श्रम कितना मिलेगा, तीसरा। तो देखिए 43 में क्या है, श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, 43 में क्या है, श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी। तो 41 में क्या, काम मिलेगा, यानी काम शिक्षा लोक कल्याण पाने के लिए, काम शिक्षा है ना, 41 ईटा टाली में ईटा डालने वाला काम था, आप लोगों की सहायता से डालिए। फिर 42 में देखिए कि भाई ये मेरे मन लायक है कि नहीं, इसके शर्तें क्या है, कंडीशन क्या है। 43 में देखिएगा कि भाई इसका सैलरी क्या है, मैंने वेतन कितना है। उसके बाद आपको अच्छा लगेगा तो फिर कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, सीधी सी बात है। तो 41, 42, 43 तीनों काम से संबंधित है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए 43 तक तो हो गया। 44 में क्या है, 44 में है नागरिकों के लिए समान संहिता, यानी भारत में चारों दिशाओं में, चाहे वो उत्तर के हो, दक्षिण के हो, पूरब के हो, पश्चिम के हो, यानी भारत, संपूर्ण भारत की मैं बात कर रहा हूं, ये पूरा आपका भारत जो है, ये पूरे भारत की बात मैं कह रहा हूं। चलिए शॉर्ट में बना दे रहा हूं, हटाइए, चाहे उत्तर के हो, दक्षिण के हो, पश्चिम के हो या पूरब के हो, चारों दिशाओं में, चाहे जो भी धर्म हो, चारों धर्म, प्रमुख रूप से कौन कौन धर्म है, चारों दिशा, 1 2 3 4 गो दिशा है। धर्म कितना है, यहाँ पर 4 गो धर्म है प्रमुख रूप से, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। तो 4 ये और ये 4 गो दिशा, 4 गो दिशा 4 गो धर्म, कितना हो गया 44। 4 गो दिशा 4 गो धर्म कितना हुआ 44। तो कह रहा है कि 44 अनुच्छेद में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता होगा, सबके लिए एक समान कानून होगा, समान सिविल संहिता होगा, ठीक है। चाहे कोई भारत के किसी भी कोना में आप रहिए, चाहे किसी भी धर्म का मानिए, चाहे भारत किसी कोना माने, चाहे उत्तर रहिए, चाहे दक्षिण रहिए, चाहे पूरब रहिए, चाहे पश्चिम रहिए, तो 4, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो ये 4, तो 4 4 44। 44 में क्या कह रहा है, सबको, ये कह रहा है कि सबको समान हम रूप से देखेंगे, नागरिकों के लिए
समान सिविल संहिता। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है भाई। नेक्स्ट देखिए 45 में है बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। तो 45 से याद रखना है 45, पितालीस यानी पिताजी, 45 यानी पिता, पिता यानी 45। अब 45 जो है, 45 यानी पिता आपको लेकर गोद में बैठाकर क्या करते हैं? पढ़ाते हैं बच्चों को। देखिएगा पिता, और क्या करते हैं? फ्री शिक्षा देते हैं। क ख सिखाएंगे, च स सिखाएंगे, 1 2 सिखाएंगे। तो पैसा उसके लेते हैं? पैसा नहीं लेते हैं। तो 45 यानी बालकों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य। यहाँ पर कह रहा है ना 45 यानी पिताजी क्या कर रहे हैं? 45 यानी पिता लेकर, लिस माने लेकर, आपको गोद में बैठाकर ये क्या कर रहे हैं? बालकों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। तो पिताजी ही जो है वो आपको क्या करते हैं? माता पिता ही आपको फ्री में सिखा सकता है। बाकी कोई भी गुरु आपको पढ़ाएगा तो उसके बदले में फीस जरूर लेगा, ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 46। तो इसमें क्या है? 46 याद रखना है। 46 को क्या याद रखना है? 46। अब देखिए जो दुर्बल होते हैं, चाहे SC ST यानी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति होते हैं, उनको शिक्षा एवं अर्थ के संबंधित हितों में अभिवृद्धि, यानी उनके शिक्षा से संबंधित या अर्थ से संबंधित सरकार क्या करती है? उनको अपने छाया में ले लेती है कि भाई तुम दुर्बल हो, कमजोर हो, तुम SC हो ST हो, तो तुम हमारे छाया में आ जाओ। क्या करो? तुम हमारे छाया में आ जाओ। यानी दुर्बल SC ST को, दुर्बल यानी कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर, और SC ST यानी मतलब क्या? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इन सबको शिक्षा हो या अर्थ से संबंधित कोई भी मामला हो, उसके लिए आरक्षण देती है ना सरकार। सबको आरक्षण देती है। जैसे मान लीजिए कि आर्थिक रूप से कोई कमजोर है, EWS के अंतर्गत है, उनको भी आरक्षण दे रही है। SC ST जो है उनको भी आरक्षण दिया जा रहा है। तो आरक्षण माने अपने छाया में लेना, सरकार अपने क्या करती है? छाया में ले लेती है। छाया माने 46 माने 46 यानी छाया में ले लेती है, छाया में ले लेती है माने 46। सरकार क्या करती है? छाया में ले लेती है, यानी 46 में क्या है? SC ST और दुर्बल। नेक्स्ट है अनुच्छेद 47। अब 47 में है लोक स्वास्थ्य में सुधार हेतु राज्य का कर्तव्य। अब देखिए यहाँ पर है 47 लोक स्वास्थ्य में सुधार हेतु। अब 47 में स्वास्थ्यालिस कर दीजिएगा। 47 में स्वास्थ्यालिस में आपका स्वास्थ्य आ जाएगा। लोक स्वास्थ्य में सुधार हेतु राज्य का कर्तव्य। सीधी सी बात है, इतना हम लोग देख लिए 47। अब जगह नहीं था, वरना हम प्रयास करते कि कम से कम 100 को लेकर आए, लेकिन 100 बोर्ड पर तो अट नहीं रहा है, तो हमने प्रयास किया। 47 आ गया है, और इसके बाद हम लेकर आएंगे कम से कम अगले वीडियो में जो होगा 100 तक हम लोग पहुंच जाएंगे। यानी 5 वीडियो लगेगा, यानी पूरा अनुच्छेद 395 अनुच्छेद को कवर करने में। तो मैं डेली 4 दिन तक, आज ये हो गया, फिर 4 और वीडियो में इससे संबंधित अपलोड करूंगा, और आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो अब इसमें 1-2 बार इसको क्या कीजिएगा, आप घर पर बैठकर आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा मैं बोल भी दिया हूं, समस्या हो रही है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स।